Areas and volumes, chapter number 9, exercise 9.3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना। इस एक्सरसाइज में जिस टॉपिक की बात हो रही है वो है स्फीयर। तो सबसे पहले स्फीयर को डिफाइन करते हैं और उसके बाद स्फीयर के जो इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस है उसे भी हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने सबसे पहले स्फीयर की डेफिनेशन लिखी है, अ स्फीयर इज अ राउंड शेप जनरेटेड बाय द रोटेशन ऑफ सर्कल अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी स्फीयर आप तभी बना सकते हैं जब आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिससे आप एक फिक्स पॉइंट से एक लाइन लेकर एक पूरा सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो वो फिक्स पॉइंट और वो जो लाइन होती है उस फिक्स्ड पॉइंट और लाइन के दरमियान जहाँ पे लाइन का एंड पॉइंट है, जो डिस्टेंस है उसे हम डिनोट करते हैं रेडियस से। अ स्फीयर इज अ राउंड शेप जनरेटेड बाय द रोटेशन ऑफ सर्कल राउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और इसके गिर्द आपने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है ना, आपने एक शेप ड्रॉ की है इस फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द। अब इस फिक्स्ड पॉइंट का इस बाउंड्री वॉल से जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे सेम रहेगा। यानी ये जो लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है जिसे मैंने डिनोट किया रेडियस से, ये लाइन अगर आप यहाँ ड्रॉ करेंगे तब भी रेडियस की लेंथ इतनी ही होगी जितनी कि यहाँ पर है। अगर आप यहाँ ड्रॉ करेंगे तब भी रेडियस की लेंथ सेम होगी जितनी यहाँ पर है। तो इज अ राउंड शेप जनरेटेड बाय अ रोटेशन ऑफ अ सर्कल अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी आपने इस फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द एक सर्कल ड्रॉ किया है। अब ये जो सर्कल होगा ये कहलाएगा स्फीयर। वैसे वो तो है कि सर्कल, लेकिन अगर आप स्फीयर को देखें तो वो हर पॉइंट पर एक सर्कुलर शेप ही होगा। ठीक, इसके साथ ये जो दूसरा फिगर है इसको देखें। ये जो फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन है और ये जो बाउंड्री वॉल है इसे हम डिनोट करते हैं रेडियस से। यानी फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन से लेकर बाउंड्री वॉल तक जो लेंथ है इसे डिनोट करते हैं रेडियस से, और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो स्फीयर भी इसी तरह होता है। अब स्फीयर और सर्कल में क्या फ़र्क है? अब सर्कल देखिए वो एक फ्लैट पेज पर या एक फ्लैट प्लेन सरफेस पर आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन स्फीयर को समझने के लिए आप एग्जांपल लें फुटबॉल की या टेनिस बॉल की, ठीक है ना। उसे आप अपने हाथ में बिल्कुल रोटेट भी कर सकते हैं और उसके साथ खेल भी सकते हैं। तो सर्कल को आप एक 2 डायमेंशनल शेप कंसीडर कर सकते हैं जिसे आप एक प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो स्फीयर है वो आप 3D भी उसको कह सकते हैं और उसे आप जैसे आप एग्जांपल ले फुटबॉल और टेनिस बॉल की। लेकिन अगर आप देखें सर्कल और स्फीयर का दोनों का एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और उसी फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल भी होगा और वही स्फीयर भी कहलाएगा। अब उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पॉइंट्स ऑफ आउटर सरफेस एंड द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल। यही बात हुई। अगर आप यहाँ से फर्ज करें ये जो फिक्स पॉइंट है, यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ तक, या यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, या फर्ज करें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, या आप यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं। किसी भी पॉइंट पर आप सर्कल के सेंटर से या इस फिक्स पॉइंट के सेंटर से लेकर इस बाउंड्री वॉल तक, इस सर्कल की बाउंड्री वॉल तक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हर पॉइंट पर ड्रॉ होने वाली लाइन की लेंथ सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेडियस है 3 सेंटीमीटर तो इसके बाद बाकी जितने भी मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं वो सब के सब 3 सेंटीमीटर की ही होंगी। इसीलिए कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पॉइंट्स ऑफ द आउटर सरफेस एंड द फिक्स पॉइंट ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल। यानी अगर ये स्फीयर का फिक्स पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, और यहाँ से आपने डिफरेंट लाइन्स ड्रॉ की है आउटर सरफेस से मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, तो हर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। इट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सेंटर। इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। ये डिस्टेंस जो सरफेस के आउटर सरफेस से सेंटर तक होती है इसे हम कहते हैं रेडियस, जबकि इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल और सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब स्फीयर की एग्जांपल्स क्या है इसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अ फुटबॉल, अ क्रिकेट बॉल, राउंड पीस ऑफ आयरन और द एग्जांपल्स ऑफ स्फीयर। बज़ाहिर आप इस फुटबॉल और इस क्रिकेट बॉल को देखें, एक सर्कुलर शेप में है, बिल्कुल एक सर्कल नज़र आ रहा है। तो हर सर्कल का एक सेंट्रल पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये इस फुटबॉल का सेंट्रल पॉइंट है तो यहाँ से आउटर सरफेस से
आप जितनी भी लाइंस इस सेंट्रल पॉइंट तक ड्रॉ करेंगे, इन सब लाइनों की जो लेंथ होगी वो सेम होगी। ठीक, बज़ाहिर तो आपको इस फिगर में इस प्लेन सरफेस पर आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप एक्चुअली फुटबॉल को देखते हैं तो वो हर फेस से एक सर्कुलर राउंड शेप होती है। इसी तरह जो क्रिकेट बॉल है ये भी इसी तरह है। बज़ाहिर आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली जब आप क्रिकेट बॉल को अपने हाथ में लेते हैं तो आप उसके हर डायमेंशन को देख सकते हैं और हर साइड से आपको एक सर्कल ही नज़र आएगा। यानी बहुत सारे सर्कल्स को जब आप मुख्तलिफ डायमेंशंस में ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक स्फेयर बन जाता है। पीस ऑफ आयरन, जैसे बॉल बेरिंग्स होते हैं, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं आयरन के, वो भी स्फेयर की ही एग्जाम्पल्स हैं। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अब जाहिर है ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है। जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप है वो इसीलिए इनको ज्योमेट्रिकल शेप कहते हैं बिकॉज ये सारे के सारे ज्योमेट्रिकल शेप मेजरेबल हैं। जैसे स्क्वायर है, आप उसके डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, उसका पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सर्कल है, आप उसका पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह स्फेयर भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसका एरिया और वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ द स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर फाइंड करने के लिए यहाँ दो फार्मूले डिस्कस किए गए हैं। पहला फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। सरफेस एरिया इस फुटबॉल का जो फिजिकल, जो बाहर से आपको एरिया नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। या किसी भी स्फेयर का, इस क्रिकेट बॉल का जो आउटर सरफेस आपको नजर आ रहा है, जो विजिबल है, उसे कहते हैं सरफेस एरिया। यानी बाहर की तरफ से नजर आने वाला जो सरफेस है, जो ये ब्लैक और वाइट आपको नजर आ रहा है इस फुटबॉल का, ये इसका सरफेस एरिया है। टोटल कितना एरिया इसने ऑक्यूपाई किया है, दैट इज कॉल्ड द सरफेस एरिया ऑफ द फुटबॉल। और इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं with the help of S stands for the surface area which is equal to 4 pi r square। अब डेफिनेटली 4 एक नंबर है, पाई ये एक्चुअली रिलेशनशिप है सर्कल और उसके डायमीटर के दरमियान। ठीक है ना, इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक पाई का है, जबकि r जो है वो यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल है या रेडियस ऑफ द स्फेयर को डिनोट करता है। इसी तरह volume of a sphere V is equal to 4/3 pi r square। Again r square is the square of the radius of the sphere या radius of the sphere। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, 4 pi r square, जबकि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, 4/3 pi r square। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एरिया 2 डायमेंशनल होता है इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, इसलिए एरिया का यूनिट भी स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर किलोमीटर हो सकता है, जबकि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, इसीलिए इसका फार्मूला या इसका यूनिट भी क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर्स या क्यूबिक मिलीमीटर्स में हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है ये है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ में मैंने स्क्वायर लिखा था, लेकिन ये एक्चुअली जो फार्मूला है वो है 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज जो वॉल्यूम है वो 3 डायमेंशनल होता है और जो एरिया होता है या जिसे हम कहते हैं सरफेस एरिया एक्चुअली होता है 2 डायमेंशनल, इसलिए इसका जो यूनिट है वो भी होता है स्क्वायर में। इसके बाद आगे मूव करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है पाई। आपको नजर आ रहा है ना ये सिंबल पाई यहाँ पर, तो जरा इसको भी समझ ले कि ये पाई है क्या। ये टॉपिक चूंकि बुक में डिस्कस नहीं किया गया है लेकिन एज अ सिंबल यहाँ पे लिखा गया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको समझा दूँ कि ये चीज़ है क्या, ये पाई, ये सिंबल है क्या। इसे हम रीड करते हैं पाई, PI पाई, और इसे हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, और इसे भी रीड करते हैं पाई। पाई इज अ स्पेशल नंबर दैट टेल्स अस द रेशियो ऑफ अ सर्कल्स सर्कमफ्रेंस, दैट इज डिस्टेंस अराउंड, टू इट्स डायमीटर। ठीक है ना, कह रहे हैं कि पाई एक स्पेशल नंबर, एक खास नंबर है। इस बुक में पाई की वैल्यू लिखी गई है 22/7। पाई की 2 वैल्यूज़ है, एक है 22/7 और दूसरी है 3.14। एक्चुअली 22/7 को जब आप डिवाइड करते हैं तो यू गेट 3.14 आफ्टर राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राइट। तो पाई की वैल्यू जो इस एक्सरसाइज में डिस्कस की गई है वो है 22/7। लेकिन ये पाई है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पाई 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 ये है क्या। पाई इज अ स्पेशल नंबर, ये तो आपको समझ आ गया, नंबर है
that tells us the ratio of a circle's circumference distance around to its diameter. एक्चुअली पाई जो है वो सर्कल के बाउंड्री वॉल सर्कमफ्रेंस जिसको हम कहते हैं और उस सर्कल के डायमीटर के दरमियान रेशो है। क्या मतलब हुआ इसका? ये देखें, ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, ये जो बाउंड्री वॉल है, जबकि डायमीटर रेडियस के डबल को हम डायमीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये सर्कल का रेडियस है सेंटर से लेके बाउंड्री वॉल यानी सर्कमफ्रेंस तक, इस रेडियस को जब आप डबल करते हैं तो फिर ये बन जाता है डायमीटर। हम इसे ऐसे भी डिफाइन करते हैं डायमीटर को, ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर। यानी जब आप रेडियस को डबल करते हैं तो फिर वो रेडियस नहीं रहता बल्कि वो सर्कल का डायमीटर बन जाता है। और ये जो बाउंड्री वॉल आपको नजर आ रही है इसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो पाई जो है वो रेशियो है बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड इट्स डायमीटर। हर सर्कल के सर्कमफ्रेंस यानी बाउंड्री वॉल डिस्टेंस अराउंड, सर्कल के गिर्द जो डिस्टेंस होता है यानी जो लाइन होती है, जो बाउंड्री वॉल होती है, उसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, और उस सर्कल के डायमीटर के दरमियान रेशियो होता है। पाई इज ऑलवेज द सेम फॉर ऑल सर्कल्स। जितने भी सर्कल्स आप ड्रॉ करें, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, हर सर्कल के लिए पाई की वैल्यू सेम रहेगी एंड दैट इज 3.14 और 22/7। मैं इसे वेरीफाई भी करता हूँ। ये बिल्कुल अलग थलग टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लें तो आपको हमेशा याद रहेगा कि पाई का यहाँ पर की इन्वॉल्वमेंट क्यों है। पाई दरअसल रेशो है बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के बाउंड्री वॉल और उस सर्कल के डायमीटर के दरमियान रेशो है। किस तरह से? फॉर एनी सर्कल, किसी भी सर्कल के लिए पाई की वैल्यू क्या होगी? सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। ये है रेशो। आप सर्कमफ्रेंस को उसी सर्कल के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पाई की वैल्यू आएगी। और हमने ये भी देखा कि पाई की वैल्यू हर सर्कल के लिए एक होगी, चाहे वो बड़ा सर्कल हो या छोटा सर्कल हो। इफ यू डिवाइड द सर्कमफ्रेंस, जो कि बाउंड्री वॉल है, बाय द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यू गेट द सेम नंबर एवरी टाइम एंड दैट नंबर इज पाई। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सर्कल्स डायमीटर इज 1 मीटर, अगर सर्कल्स का किसी भी सर्कल का डायमीटर जो है वो 1 मीटर है, इट्स सर्कमफ्रेंस विल बी 3.14। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहाँ पे एक सर्कल आपको ड्रॉ करके देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सर्कल, फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है, ठीक। इसके आउटर बाउंड्री को मैं वाइट कर देता हूँ। ये एक सर्कल है, मैं इसको थोड़ा साइड पे रख देता हूँ ताकि ये जो वैल्यूज़ है ये नज़र आ जाए। हाँ, ये एक सर्कल है, ठीक है ना। अगर इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 1 मीटर है तो डायमीटर फिर क्या होगा इस सर्कल का? मैं डायमीटर भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंट्रल पॉइंट से पास हो, ठीक है ना, ये सर्कल का बनेगा डायमीटर। ठीक है ना। ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये इस सर्कल का, मैं इस लाइन को थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह से नज़र आ जाए। ये लाइन इस सर्कल की डायमीटर कहलाएगी, बिकॉज ये वो लाइन है जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। ये सर्कल का सेंट्रल पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे ये पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूँ। ये अगर ये 1 मीटर है डायमीटर तो 0.5 मीटर यहाँ पे होगा और 0.5 मीटर यहाँ पे होगा। तो ये लाइन सर्कल का डायमीटर है। अगर सर्कल का डायमीटर 1 मीटर है तो जो सर्कमफ्रेंस होगा यानी इस बाउंड्री लाइन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 3.14 मीटर्स। ये रिलेशनशिप है बिटवीन द सर्कल एंड इट्स सर्कमफ्रेंस एंड इट्स डायमीटर, जिसे हम डिनोट करते हैं पाई से। या ये वो रेशो है सर्कमफ्रेंस बाउंड्री वॉल का और इसी सर्कल के डायमीटर के दरमियान, जिसे हम डिनोट करते हैं पाई। अगर सर्कल का डायमीटर 1 मीटर है तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी होगी? 3.14। ठीक है ना। इट्स सर्कमफ्रेंस विल बी 3.14 और इसको हम क्या कहते हैं? पाई। अच्छा, अब डायमीटर को चेंज कर देते हैं। हमने कहा था ना कि पाई की वैल्यू हर सर्कल के लिए सेम रहेगी 3.14। तो अगर इफ द डायमीटर इज 2 मीटर, अब अगर इस सर्कल का डायमीटर 2 मीटर है तो फिर इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 6.28 मीटर। कैसे कैलकुलेट किया? आप 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू है ना 3.14। अगर डायमीटर 2 मीटर है तो इसका सर्कमफ्रेंस होगा 6.28, बिकॉज 3.14 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 मीटर से। और जब आप पाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, एज पाई इज इक्वल टू जी सर्कमफ्रेंस कितना है? 6.28 और डायमीटर कितना है?
2। तो जब आप 6.28 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यू गेट 3.14, अगेन द सेम वैल्यू ऑफ पाई। ऑल्दो डायमीटर डिफरेंट है, ये छोटा सर्कल है, 2 मीटर का जो डायमीटर वाला सर्कल होगा वो इस सर्कल से बड़ा होगा। पहले डायमीटर 1 मीटर था, अब डायमीटर 2 मीटर्स है, लेकिन पाई की वैल्यू इस सर्कल के लिए भी 3.14 है। अब आते हैं थोड़ा सा और चेंज करते हैं डायमीटर को। अगर सर्कल का डायमीटर 3 मीटर्स है तो फिर सरकमफ्रेंस कितना होगा उसका, 9.42 मीटर्स। देखो ये दोनों के दरमियान रिलेशन है ना, एक चीज की वैल्यू आपको पता है डायमीटर, उसी की मदद से आप सरकमफ्रेंस फाइंड कर रहे हैं, तो ये इनके दरमियान रेशो है। अगर डायमीटर 3 मीटर है, इस लाइन की लेंथ 3 मीटर है, तो इसका इस सर्कल बनने वाले सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा वो होगा 9.42। कैसे? आपने पाई की वैल्यू 3.14 को मल्टीप्लाई किया 3 से, यहाँ आपने पाई की वैल्यू 3.14 को मल्टीप्लाई की थी 2 से, ऊपर आपने पाई की वैल्यू 3.14 को मल्टीप्लाई किया था 1 से, इसलिए सरकमफ्रेंस 3.14 बना था। अगर डायमीटर 3 मीटर्स है तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 3 9.42, सरकमफ्रेंस कितना होगा, 9.42 मीटर्स। क्यों? क्योंकि जब आप पाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस सर्कल के लिए जिसका सरकमफ्रेंस 9.42 मीटर है, तो आप यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। सरकमफ्रेंस कितना है इस केस में जब डायमीटर 3 मीटर हो, 9.42 डिवाइडेड बाय डायमीटर 3, दोनों को डिवाइड करेंगे, अगेन 3.14। तो ये वो रिलेशनशिप है पाई का, यानी कि सर्कल के सरकमफ्रेंस और इसके डायमीटर का, जिसे हम डिनोट करते हैं पाई से। और पाई एक ही नंबर है सारे सर्कल्स के लिए, और वो नंबर क्या है, 3.14। ये टॉपिक हट के था, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं आपको ये मैं समझा दूं आपको। जाहिर एक नया एक फिगर था आपके पास पाई, तो मैं चाह रहा था कि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि ये पाई है क्या। अब मूव करते हैं आगे की तरफ। एक और इसमें ज्योमेट्रिकल शेप है जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कोन। तो सबसे पहले कोन को डिफाइन करते हैं। अ कोन इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप दैट हैज अ सर्कुलर बेस। नंबर 2, a single curved surface that tapers smoothly from the boundary of the base to a single point called the apex or vertex। ये जो फिगर आपको नजर आ रही है ये है कोन। तो कोन एक ऐसी 3 डायमेंशनल मीन्स 3D फिगर है या शेप है जिसका एक होता है सर्कुलर बेस। ये है सर्कुलर बेस, जो आपको नीचे सर्कल नजर आ रहे हैं ना, इसे पढ़ेंगे सर्कुलर बेस ऑफ द कोन। और दूसरा इसमें क्या है, अ सिंगल कर्व्ड सरफेस, एक गोल, आपको जैसे वो आइसक्रीम वाली कोन होती है ना, वो एक बिल्कुल जबरदस्त एग्जांपल है कोन की, ठीक है ना। नीचे क्या होता है जहां से आप कहते हैं सर्कुलर बेस होता है, वो बिल्कुल सर्कल की तरह गोल होता है, और आखिरी पॉइंट क्या होता है, वो एक पॉइंट की तरह होता है, उसका आखिरी हिस्सा यानी एक डॉट की तरह होता है, जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स या फिर एपेक्स। ऊपर से पहला होता है ना, जहाँ से आप कहते हैं सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कल होता है, लेकिन आखिर में क्या होता है, जाते 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 बिल्कुल आखिर में आके एक पॉइंट बन जाता है। ये उसका वो हिस्सा है जहाँ से आप कहते हैं, और ये वो हिस्सा है जहाँ से आप उसको पकड़ते हैं। जो सर्कुलर हिस्सा है वो क्या होता है, ऊपर से मोटा होता है और नीचे जाके 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 बिल्कुल एक नुक्ते पे आके रुक जाता है। इस प्रोसेस को या इस शेप को हम कहते हैं अ सिंगल कर्व्ड सरफेस दैट टेपर्स स्मूथली, जो आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ से छोटा होता जाता है, फ्रॉम द बाउंड्री यानी सर्कुलर बेस से, ऑफ द बेस टू अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड द एपेक्स और वर्टेक्स। ये छोटा होता 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 पतला होता होता सिकुड़ता होता होता एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाता है। तो ये है कोन, जिसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर 1, इसका होना चाहिए एक सर्कुलर बेस। नंबर 2, इसका एक ऐसा कर्व्ड सरफेस होना चाहिए जो आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ते सिकुड़ते एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाता है। उस पॉइंट को हम कहते हैं एपेक्स या वर्टेक्स। वर्टेक्स चूंकि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे 2 लाइनें आके मीट करती है, तो ये भी बिल्कुल एक वर्टेक्स की तरह ही होता है, जहाँ पर ये बिल्कुल आके सिकुड़ के 0 बन जाता है। ठीक, सो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कोन से रिलेटेड। व्हाट इज कोन? अ 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप दैट हैज अ सर्कुलर बेस एंड अ सिंगल कर्व्ड सरफेस दैट टेपर्स स्मूथली फ्रॉम बेस to a single point called the apex or vertex। अच्छा, की पार्ट्स ऑफ अ कोन। अब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कोन के? अच्छा, सबसे पहला है बेस, यानी द फ्लैट सर्कुलर रीजन। आपने कोन का ही होगी ना, उसका जो ऊपर वाला टॉप वाले से जब आप उसको खोलते हैं वहाँ से उसका वो कैप हटाते हैं तो वो क्या होता है, वो एक सर्कुलर
रीजन होता है वो एक सर्कल होता है, ठीक है ना, और वो बिल्कुल फ्लैट होता है जैसे एक पेज होता है। तो बेस क्या होती है कौन की? बिल्कुल फ्लैट सर्कुलर रीजन। जैसे आप पेपर पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं वो एक फ्लैट सर्कुलर रीजन बन जाता है। बेस इसी तरह होती है। एपेक्स वर्टेक्स जो सबसे टॉप पे होता है जहां पे वो कोन खत्म होती है, द शार्प पॉइंट बहुत ही तेज होती है, बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल उतना ही बारीक होता है जैसे कील, बिल्कुल शार्प पॉइंट ही बन गया ना। एट द टॉप अपोजिट टू द बेस, अपोजिट कहते हैं आमने सामने को। तो ये जो एपेक्स है ये इस बेस के बिल्कुल अपोजिट होती है, यानी अगर बेस बॉटम पे है तो एपेक्स या जो वर्टेक्स है वो टॉप पे होगा, और अगर बेस टॉप पे है तो एपेक्स या वर्टेक्स बॉटम पे होगा, नीचे होगा। तीसरा पॉइंट हाइट, जिसे हम डिनोट करते हैं एच से। हाइट ऑफ द कोन क्या होगा? इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एपेक्स टू द सेंटर ऑफ द बेस। अब ये देखो ये एक सर्कल है ना, इसका बेस सर्कुलर रीजन है, तो इस सर्कल का एक सेंट्रल पॉइंट भी होगा जिसे आप डिनोट करते हैं ओ से। तो यहाँ सेंट्रल पॉइंट ऑफ द बेस से लेकर एपेक्स तक या वर्टेक्स तक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे इसे हम डिनोट करेंगे हाइट, यानी एच से डिनोट करेंगे और इसे पढ़ेंगे हाइट ऑफ द कोन, ठीक है ना। ये जो सर्कुलर बेस है ये चूंकि एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंट्रल पॉइंट से लेकर एपेक्स यानी एंड पॉइंट तक, वर्टेक्स तक जितनी भी परपेंडिकुलर लेंथ होगी उसे हम डिनोट करेंगे हाइट या एच ऑफ द कोन। ये लाइन परपेंडिकुलर है बिकॉज यहाँ पर बनने वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है इस वर्टेक्स, इस सेंट्रल पॉइंट ओ पर। तो हाइट ऑफ द कोन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एपेक्स टू द सेंटर ऑफ द बेस। उसके बाद है स्लैंट हाइट, इसे हम डिनोट करते हैं एल से। द डिस्टेंस फ्रॉम द एपेक्स टू एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द बेस। ये है स्लैंट हाइट, जो आप देख रहे हैं ना, इस वर्टेक्स से लेकर इस सर्कुलर बेस तक किसी भी पॉइंट तक जो लेंथ है उसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट। जैसे देखिए यहाँ पर दो लाइनें ड्रॉ की गई हैं, एक क्यू से लेकर आर तक और दूसरा क्यू से लेकर पी तक। क्यू क्या है? वर्टेक्स है, एंड पॉइंट है, और पी क्या है? कोई भी एक पॉइंट है इस सर्कुलर रीजन पे। तो यहाँ ये लाइन यहाँ पर भी तो हो सकती है ना, किसी भी तरह से हो सकती है, ये या ये ला आप यहाँ से ड्रॉ करें। ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, फर्क आ रहा है हाइट में। हाइट जो है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रीजन टू द अपोजिट वर्टेक्स, और स्लैंट हाइट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एपेक्स और वर्टेक्स टू एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द बेस। बेस के किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस उसके एपेक्स या वर्टेक्स तक, ये कहलाती है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट थोड़ी सी ऐसे तिरछी होती है, जबकि जो हाइट है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी सीधी लाइन होती है। इसके बाद अगला है रेडियस। अब मैंने कहा ना, ये चूंकि सर्कल है ना, तो सेंटर से लेकर बाउंड्री वाल तक जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं? रेडियस। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस टू इट्स बाउंड्री, ठीक है ना। सेंटर से लेकर बाउंड्री तक बेस जो है वो डिस्टेंस जो है वो बेस रेडियस कहलाती है किसी भी कोन का। सरफेस एरिया ऑफ अ कोन कैसे फाइंड करेंगे? अगेन ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है तो इसका भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम होगा जिस तरह स्फीयर का था। तो इसके लिए अ कोन विद द सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस आर इज शोन इन द फिगर। ये आपको एक नज़र आ रहा है कोन जिसका रेडियस जो है उसे डिनोट किया गया है आर से, और जिसकी हाइट जो है उसे डिनोट की गई है एच से, और जिसकी स्लैंट हाइट जो है वो डिनोट किया गया है एल से, ठीक है ना। स्लैंट हाइट ऑफ दिस कोन इज डिनोटेड बाय एल। स्लैंट हाइट को डिनोट करते हैं एल से, हाइट ऑफ द कोन को डिनोट करते हैं एच से, रेडियस ऑफ द कोन को डिनोट किया जाता है आर से। तो सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होगा? पाई आर एल, ठीक है ना। सरफेस एरिया ऑफ द कोन होगा पाई आर एल। यहाँ हम इसे डिनोट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर से। लेट मी चेक दिस फार्मूला फर्स्ट। मैं इस फार्मूले को दोबारा चेक कर लेता हूँ बुक से, कहीं इसमें मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सॉरी, इसमें है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, मैंने बीच में इक्वल का साइन डाल दिया। ये पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये है फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ द कोन का, ठीक है ना। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ द कोन का फार्मूला क्या है?
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई तो आपको पता चल गया, यहाँ पर पाई का रिलेशनशिप इन्वॉल्व है बिकॉज यहाँ जो इस कोन का जो बॉटम है वो एक सर्कुलर बेस रीजन है, ठीक है ना, सर्कुलर बेस्ड रीजन है, ठीक है। अब पाई का यहाँ पर क्या वो होगा, रिलेशनशिप होगा, पाई इज द रेशियो बिटवीन द circumference and the diameter of the circular region. R is the radius of this circular region. L is the slant height of the cone. Again, pi is a constant number which shows the ratio between the circumference and the diameter of the circle or the circular region. R is the radius of the circular base. और फिर अगेन वॉल्यूम में भी पाई आर है, आर फिर यहाँ पे रेडियस है और एच यहाँ पर हाइट ऑफ द कोन है। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम दो ज्योमेट्रिकल शेप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है स्फेयर जिसके वॉल्यूम और सरफेस एरिया का फार्मूला आपने अभी देख लिया, और दूसरा है कोन, ये भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है, तो इसका भी हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करेंगे इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर फॉर द फॉलोइंग रेडियाई। आपको 3 पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन में। यहाँ 3 स्फीयर्स दिए गए हैं और इन तीनों स्फीयर्स का सिर्फ रेडियस आपको गिवन है और इस रेडियस की मदद से आपने उस स्फीयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। पाई की वैल्यू क्या गिवन है, 22/7। ये देखिए अगर आप 22/7 को डिवाइड करते हैं, 22 डिवाइडेड बाई 7, तो ये देखिए 3.142857, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसके जो डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स है वो ख़त्म नहीं होते, इसके बाद भी और भी इन्फिनिट डिजिट्स आते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए इसे राउंड ऑफ किया जाता है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 3.14, ठीक है ना। या फिर ये वैल्यू है पाई की 22/7, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ये इक्वल का साइन नहीं है। पाई इज अप्रॉक्सीमेटली 22/7। क्यों? बिकॉज देखिए पाई की जो फिक्स्ड वैल्यू अगर आप लेना चाहे तो वो उसमें तो इतने सारे इन्फिनिट लामहदूद डिजिट्स हैं। अगर आप ये सारे नंबर्स लिखे जो कि इन्फिनिट है तब आप लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू दिस नंबर, बट चूंकि हम इसे राउंड ऑफ करते हैं ना 3.14, ठीक, तो इसलिए ये पाई की वैल्यू के इक्वल नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन पाई की यही वैल्यू बनती है। सो पाई इज अप्रॉक्सीमेटली 22/7। तो पाई की वैल्यू आपने ये लेनी है विच इज सेम फॉर ईच सर्कल, हर सर्कल के लिए यही वैल्यू रहेगी। क्यों रहेगी? मैंने आपको बता दिया कि डायमीटर और सरकमफ्रेंस के दरमियान रेशियो को शो करता है पाई, इसलिए छोटे या बड़े सर्कल सब के लिए पाई की वैल्यू 22/7 ही रहेगी। अच्छा जी, पहला स्फीयर है जिसका रेडियस है 1.4 मीटर। आपने इस स्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हमने फार्मूला डिस्कस कर लिया। सोल्यूशन में आते हैं, रेडियस इज 1.4 मीटर और व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इट्स 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें वैल्यूज पुट करें, 4 एज इट इज, पाई इज 22/7, आर स्क्वायर रेडियस 1.4 मीटर है तो 1.4 मीटर्स होल स्क्वायर। अब आपको पता है 1.4 मीटर्स होल स्क्वायर का मतलब है 1.4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मीटर, और इसके साथ साथ 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, यानी 22 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 88/7। अगले स्टेप में 1.4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.4 मीटर इज 1.96 स्क्वायर मीटर्स, बिकॉज मीटर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर्स स्क्वायर मीटर। यूनिट देखो ऑलरेडी स्क्वायर में आ रहा है, खुद ब खुद आ रहा है, क्योंकि आप फाइंड कर रहे हैं सरफेस एरिया, और आपको पता होना चाहिए एरिया 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए यूनिट भी स्क्वायर में आ रहा है। आगे मूव करते हैं, मैंने 1.96 को मल्टीप्लाई किया 88 से, वी गेट 172.48/7 स्क्वायर मीटर, और इस नंबर को जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं, ये मैं आपके सामने कर लेता हूँ, 172.48 डिवाइडेड बाई 7, ये आ रहा है 24.64 यूनिट क्या होगा, स्क्वायर मीटर। तो ये है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 1.4 मीटर। हो गया सरफेस एरिया। अब फाइंड करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला भी आपने अभी पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें वैल्यूज पुट करें, v इक्वल्स 4/3 एज इट इज। व्हाट इज पाई? पाई इज अप्रॉक्सीमेटली 22/7 एंड व्हाट इज आर? अगेन रेडियस वही रहेगा 1.4 मीटर, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे आर क्यूब है तो 1.4 मीटर होल क्यूब। अब 1.4 मीटर होल क्यूब मीन्स 1.4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मीटर्स। इसके बाद इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 2.744 क्यूबिक मीटर्स।
वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है ना, इसलिए यूनिट क्यूब में आता है। तो यहाँ देखिए खुद ब खुद क्यूबिक मीटर बन गया, मीटर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर्स इज क्यूबिक मीटर, लाइक एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज एक्स क्यूब। और इसके साथ साथ 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 और 7 3 ज़ा 21। अगले स्टेप में मैंने 2.744 को मल्टीप्लाई किया 88 से, तो वी गेट 241.472 डिवाइडेड बाय 21। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यू गेट 11.499 क्यूबिक मीटर। अब ये है अ डेसिमल नंबर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3 डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट। बट आप ये आंसर भी ठीक है। और अगर आप इसे राउंड ऑफ करें अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो 1 डेसिमल प्लेस में डेसिमल पार्ट में सिर्फ एक ही डिजिट आना चाहिए, जबकि यहाँ अगर आप गौर करें तो सेकंड डिजिट 9 है जो कि 4 से ज़्यादा है। तो आप इसको राउंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस डिजिट 4 में 1 ऐड कर देंगे, 4 + 1 5 हो जाएगा। बाकी जो 9 है उसे आप टर्मिनेट कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये है डेसिमल नंबर राउंडिंग ऑफ अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, और ये है राउंडिंग ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस। दोनों आंसर ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड पार्ट है, अनदर रेडियस ऑफ द स्फीयर आर इज इक्वल टू 4.2 मीटर। अब एक ऐसा स्फीयर है जिसकी रेडियस जो है वो 4.2 मीटर्स गिवन है। आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। अगेन स्टेप्स वही रहेंगे, रेडियस मैंने लिखा 4.2 मीटर्स, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πr²। इसमें वैल्यूज पुट करें, 4 व्हाट इज पाई 22/7, r² रेडियस 4.2 है तो 4.2 मीटर्स होल स्क्वायर। अगले स्टेप में आप इसे एक्सपेंड करेंगे, 4.2 मीटर्स होल स्क्वायर मीन्स 4.2 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 4.2 मीटर्स। और जब आप 22 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 88/7। 4.2 multiplied by 4.2 is 17.64 meters multiplied by meters is square meter। जब आप 17.64 को 88 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 1552.32/7 स्क्वायर मीटर। और जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो यू गेट 221.76 स्क्वायर मीटर, विच इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन sphere whose radius is 4.2 meters. And now volume. We know that volume of the sphere V is equal to 4/3 pi r cube. इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, फार्मूले आपने याद रखने हैं, 4/3 as it is, pi is approximately 22/7, r radius is 4.2, r cube means 4.2 meters whole cube. अब इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो यू विल राइट इट 3 times 4.2 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 4.2 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 4.2 मीटर्स। यहाँ 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 88 और 7 3 ज़ा 21। जब आप 4.2 को 4.2 और फिर 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देयर टोटल प्रोडक्ट इज 74.088, वाइल मीटर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर्स इज क्यूबिक मीटर्स। जब आप 74.088 को 88 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 6519.744/21 क्यूबिक मीटर। और इन्हें डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 310.464 क्यूबिक मीटर्स। ये है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। मैंने इसे राउंड ऑफ किया अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो थर्ड डिजिट क्या है 4, इसलिए जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो सबसे पहले से टर्मिनेट कर देंगे 4 को, और 6 में कोई एडिशन नहीं करेंगे। अगर ये डिजिट 4 से ज़्यादा होता तो फिर आप इस 6 में 1 ऐड करते हैं, बट राइट नाउ इट्स 4, सो यू विल राउंड ऑफ दिस नंबर 310.464 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस विदाउट एनी चेंजिंग। तो आंसर 310.464 क्यूबिक मीटर्स ये भी ठीक है, और आंसर V इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 310.46 क्यूबिक मीटर्स ये भी ठीक है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। एक और स्फीयर है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। स्टेप्स वही है, मैंने सबसे पहले लिखा रेडियस r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फार्मूला क्या है 4πr²। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 4 एज इट इज, पाई इज अप्रॉक्सीमेटली 22/7, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, देन r² इज 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। इसे आप एक्सपेंड करें, 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर। एक 7 सेंटीमीटर जो है या 7 जो है वो इस 7 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो इसको कैंसिल आउट करते हैं, 7 1s are 7 एंड 7 1s are 7, ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद आगे मूव करते हैं जी, ये 7 1s are 7 और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ रह जाएगा 88/1, जिसे आप 88 भी लिख सकते हैं। स्टिल 1 इसके डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है, बट इसे लिखना इंपॉर्टेंट या नेसेसरी नहीं है। फाइनली 88 7s are 616 स्क्वायर मीटर इज द सरफेस एरिया।
नाउ वॉल्यूम अगेन सेम फार्मूला, ये थर्ड क्वेश्चन है उसी फॉर्मेट से, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें वैल्यूज पुट करें 4/3 एज इट इज, पाई इज अप्रॉक्सीमेटली 22/7, सिंस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर देन आर क्यूब इज 7 सेंटीमीटर होल क्यूब। अगले स्टेप में आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो 7 सेंटीमीटर होल क्यूब मीन्स 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर। आपको 7 यहाँ न्यूमरेटर पे भी नज़र आ रहा है और डिनोमिनेटर पे भी, तो इनको कैंसिल करेंगे और लिखेंगे 7 1s are 7, 7 1s are 7। अगले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करें, जैसे 22 4s are 88/3 एज इट इज़, 7 7s are 49, 49 1s are 49 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद 49 को 88 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 4312/3, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे 3 से तो वी गेट 1437.33 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, चूँकि वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल है, लिहाजा यूनिट भी आ रहा है इसमें क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको ज़रा क्यूबिक सेंटीमीटर कर देते हैं, ये पिछले क्वेश्चन का स्टेप इसके साथ इन्वॉल्व हो गया, लिहाजा मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो वॉल्यूम क्या है इस स्फीयर का 1437.33 क्यूबिक सेंटीमीटर। मूव करते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि क्वेश्चन 1 से सिमिलर है, उसी से मिलता जुलता है। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 9856 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। पहले क्या गिवन था, रेडियस गिवन था, आपने क्या फाइंड किया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। अब क्या गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है, फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो जो क्वेश्चन 1 किया था उसका अपोजिट अभी आपने करना है। ठीक है, अच्छा तो गिवन क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया 9556 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड करना है रेडियस। तो वी नो दैट सरफेस एरिया गिवन है तो स्टार्ट लें आप सरफेस एरिया से। ठीक, वॉल्यूम गिवन है तो स्टार्ट लेंगे वॉल्यूम से। ठीक है, जो गिवन होगा वहीं से स्टार्ट लेना है। व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, एस इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर। मैंने गलत लिख दिया, फार्मूले को ठीक कर देता हूँ, वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर और पाई 4 आर स्क्वायर, जैसे आप लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो फार्मूला अगर 4 पाई आर स्क्वायर है तो मैं इसे अरेंज करके सही तरीके से लिख लेता हूँ। अच्छा, सरफेस एरिया एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन है जो कि यहाँ पर है 9856 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो मैं एस की जगह पुट करूँगा बिकॉज एस इज द सरफेस एरिया और एरिया ऑलरेडी गिवन है, तो 9856 स्क्वायर सेंटीमीटर ये एस की जगह आ जाएगा। इक्वल साइन 4 आप यहाँ पे लिखें, मैंने आगे लिखा हुआ है, मैं फार्मूले के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और यहाँ से मैं 4 को हटा देता हूँ। ठीक है ना, ये 4 पाई इज अप्रॉक्सीमेटली 22/7 एंड आर स्क्वायर एज इट इज़, बिकॉज आप रेडियस फाइंड कर रहे हैं। आगे मूव करते हैं, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, अगेन 88/7 आर स्क्वायर। अब चूंकि आपने आर स्क्वायर फाइंड करना है तो आपने आर स्क्वायर को सेपरेट करना है, लिहाजा 88/7 को आप शिफ्ट कर देंगे इस फ्रैक्शन, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे। जब भी आप फ्रैक्शन को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे तो आप लेते हैं फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। जैसे एक नंबर पॉजिटिव होता है, इक्वेशन के दूसरी जानिब शिफ्ट करने पे बन जाता है नेगेटिव। इसी तरह एक फ्रैक्शन जब आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो फिर आप उस फ्रैक्शन का लेते हैं रेसिप्रोकल। यानी अगर ये 88/7 है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 7/88 बन जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें, मैं इस नंबर 9856 को डिवाइड करता हूँ 88 से तो वी गेट 112। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 88 और 9856 को जब आप 88 से डिवाइड करते हैं तो यू गेट 112 स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स आर स्क्वायर। अगला स्टेप डेफिनेटली 112 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, जिसका प्रोडक्ट है 784 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल्स आर स्क्वायर। अब आपको लगता है कि इस क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं, हमने फाइंड करना है रेडियस आर, जबकि यहाँ हमारे पास है आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे बिकॉज स्क्वायर को स्क्वायर रूट ही एलिमिनेट कर सकता है। अच्छा, अब आते हैं 784। ये एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है। 28 आर 784, जैसे 4 आर 16, जैसे 3 आर 9, इसी तरह 28 आर 784
784, तो मैंने 784 की जगह लिखा है 28 स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिखा है, जबकि स्क्वायर का आर स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। इनफैक्ट हमने स्क्वायर रूट भी इसी ले लिया था ताकि इस स्क्वायर को हम यहाँ से एलिमिनेट कर दें, बल्कि इस स्टेप को मैं बीच में से हटा देता हूँ ताकि एक स्टेप कम हो जाए। आप 784 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आप लिखेंगे 784 और इस स्क्वायर रूट सिंबल को प्रेस कर देंगे, आ जाएगा 28। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 784 क्या है 28। जिस तरह 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, ठीक है ना। इसी तरह 784 का स्क्वायर रूट क्या होगा 28, और स्क्वायर सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है ये भी रूट के साथ कट जाएगा, साथ में आर का स्क्वायर भी रूट के साथ कट जाएगा। तो रेडियस कितना हुआ 28 सेंटीमीटर। देखिए पहले क्वेश्चंस में रेडियस गिवन थे, आपने सरफेस एरिया फाइंड किया, अब सरफेस एरिया गिवन है और आपने रेडियस फाइंड कर लिया। तो एक ऐसा स्फेयर जिसका सरफेस एरिया 9856 स्क्वायर सेंटीमीटर है, उसी स्फेयर का रेडियस कितना होगा 28 सेंटीमीटर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि इन्हीं क्वेश्चन 1 और 2 से मैच करता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर। सरफेस एरिया गिवन है, आपने फाइंड क्या करना है वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर आप गौर करें वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फार्मूले में जो आर है रेडियस, उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। तो जब तक रेडियस गिवन ना हो आप वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर को फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो सरफेस एरिया है यहाँ से हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं, जैसे अभी आपने कैलकुलेट किया, और जब आपने रेडियस कैलकुलेट कर लिया आप फौरन वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम में हमें चाहिए होता है रेडियस। जब तक रेडियस गिवन ना हो आप वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ सरफेस एरिया गिवन है, तो सबसे पहले इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं जो क्वेश्चन 2 में किया, ताकि हम रेडियस निकाल सकें। तो चले जी, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर एस कितना गिवन है 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ, वी नो दैट सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, वही स्टेप्स है जो क्वेश्चन 2 में हमने किए थे। सरफेस एरिया एस की जगह क्या पुट करेंगे 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल्स 4 एज इट इज। पाई इज अप्रॉक्सीमेटली 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आगे मूव करते हैं, 22 4s आर 88/7। इसके बाद अगले स्टेप में 88/7 जो कि एक फ्रैक्शन है, इसे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, जिससे फ्रैक्शन बनेगा 7/28। 88 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगेन जब आप 5544 यानी 5544 को डिवाइड करते हैं 88 से, 5544 डिवाइडेड बाई 88 दैट गिव्स अस 63। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 5544 को 88 से, तो आंसर होगा, क्वोशंट होगा 63 स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय यहाँ सिर्फ 7 रह जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगला स्टेप आपने 63 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, जिसका प्रोडक्ट होगा 441 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने कहा हमें रेडियस चाहिए, यहाँ स्क्वायर ऑफ द रेडियस है, तो स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, आप लेफ्ट साइड 441 स्क्वायर सेंटीमीटर का भी स्क्वायर रूट लेंगे और राइट साइड आर स्क्वायर का भी आप स्क्वायर रूट लेंगे। 441 का स्क्वायर रूट आप ऐसे फाइंड करेंगे 441 और स्क्वायर रूट सिंबल प्रेस करेंगे तो 21 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो भी रूट के साथ कट जाएगा, तो रह जाएगा 21 सेंटीमीटर। आर का जो स्क्वायर है वो भी रूट के साथ कटेगा, तो सिर्फ रह जाएगा आर। ये तो आ गया रेडियस, यानी यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से रिवाइज कर दिया, रिपीट कर दिया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो अब हम आते हैं वॉल्यूम की तरफ। मैंने कहा था पहले डायरेक्ट इसलिए हम वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सके बिकॉज स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन था, रेडियस गिवन नहीं था, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए रेडियस। अब हम फाइंड कर सकते हैं, जबकि हमने रेडियस फाइंड किया 21 सेंटीमीटर। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें वैल्यूज पुट करें बिकॉज आप वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो v इज इक्वल टू 4/3 एज इट इज। पाई इज अप्रॉक्सीमेटली 22/7। व्हाट इज आर? इट्स 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर होल क्यूब बिकॉज वी हैव आर क्यूब। उसके बाद 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 22 4s आर 88 और 7 3s आर 21। 21 सेंटीमीटर होल क्यूब का मतलब है 21 सेंटीमीटर बाई 21 सेंटीमीटर बाई 21 सेंटीमीटर। इन्हें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 441
बल्कि नहीं, यहाँ पर आप देखिए इस T21 को 21 से आप कैंसिल आउट ही कर दें, ठीक है ना। ये 21 1 ज़ार 21 और ये 21 1 ज़ार 21 कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई करें, 21 21 ज़ार 441, 441 1 ज़ार 441, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसके साथ साथ 88, और फाइनली 88 मल्टीप्लाई बाय 441, दैट गिव्स अस 38,808 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से आपने क्या किया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर गिवन था, आपने वॉल्यूम फाइंड किया। कैसे? पहले सरफेस एरिया से आपने फाइंड किया रेडियस, और फिर रेडियस की मदद से आपने वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करके वॉल्यूम फाइंड कर लिया।